बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उसके पेश नज़र हुकूमत ने फाइनली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। बंद कमरा ये इजलास होने जा रहा है। मोस्ट प्रॉबली नेक्स्ट वीक में हम लोग ये इजलास देखेंगे। तमाम तर स्टेक होल्डर्स ऑब्वियसली इसमें शिरकत करेंगे। लेकिन अगर आज की बात करें तो नोशकी में एक और हमला हुआ और एफसी के अहलकार, 5 अहलकार बताए जा रहे हैं ज़राए के मुताबिक इस वक्त तक, जो कि शहीद हुए, 12 के करीब इस तरह जो ज़ख्मी हुए, और ये नंबर बढ़ भी सकता है खुदा न ख्वास्ता, क्योंकि जो ज़ख्मी है उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें जी आमना शेख साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, साथ अदनान हैदर, जमाल रईसानी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अदनान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो इजलास बुलाया गया, जल्दी है, देर है जी? अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुई, चलिए जाएगा नेक्स्ट जी बुलाया जाएगा, नेक्स्ट वीक में हमें पता चल जाएगा कि किस दिन हो रहा है। लेकिन फिर भी एक खबर सामने आ गई। सो ये जल्दी है, देर है, वक्त पे क्या है? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का इजलास तो हर इस तरह की सिचुएशन में बुलाना पड़ता है। वो जल्दी या देर की वाली बात तो नहीं हो सकती। सवाल ये है कि क्या इस इजलास के बाद जो ऑन गोइंग टेररिज्म है वो कम होगा या नहीं, उस पर कोई ऑपरेशन शुरू होगा या नहीं। तो उसका जवाब तो मेरे ख्याल में ना में ही जाएगा, क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। और जमहूरी मुल्क में रहते हुए जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपको उसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए होता है। आर्मी पब्लिक स्कूल पर जब हमला हुआ था तो उसके बाद आपको याद होगा कि इमरान खान साहब धरने पे थे, शायद 2014 की बात है। तो उसके बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक APC बुलाई थी, जिसमें इमरान खान साहब उस कंटेनर को छोड़ कर उस APC में बैठे थे। तब एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था और तब एक पॉलिटिकल कंसेंसस लाया गया था। और उसके बाद हमने देखा कि दहशतगर्दी पर जितने भी ऑपरेशंस हुए उसमें सबका कंसेंट शामिल था। अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा नहीं है। आपको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अलावा APC बुलानी पड़ेगी, और APC बुलाने के लिए आपको पॉलिटिकल कंसेंसस करना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने 8 फरवरी को सबसे ज़्यादा वोट लिए। तो आमना हंसे नहीं आप, मैं साबित कर सकता हूँ। मैं उनका तर्जुमान नहीं, हम बड़ी सीरियस डिस्कशन करें। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, हम बड़ी सीरियस डिस्कशन करें। लेकिन जब आपने ऐसी बात की तो आप हल्फन बताएं आमना शेख, आपको अपने सर की कसम है कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी नुमाइंदा जमात कौन सी है? आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नुमाइंदगी जो कर रही है ऐवानों में, वो आज भी नहीं अगर आप सोशल मीडिया ट्रोल्स, ओ भाई, मेरी मैथ आपसे अच्छी है। आपने इलेक्शन चोरी किया, आपने वोट चोरी किया, आपने लोगों का मैंडेट चुराया और चोरी की सीटें लेके आप पंजाब और नेशनल असेंबली में गए। अभी भी अगर आप काउंट करते हैं तो आपके नंबर्स कम है बीबी। आप नेशनल असेंबली में देखिए कि आपकी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कम हैं। तो मैं तो फैक्ट्स पे बात करता हूं। मैं तहरीक इंसाफ को मानता हूं। भाई मैं अपनी बात कर रहा हूं, वो आपने मुकम्मल नहीं होने दी। आप बिल्कुल फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहे। मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। आज हमें साद रसूल प्रो मैक्स मिल गए, लेकिन उनका बर्थडे है, उनको विश भी कर देते हैं। लेकिन आपको पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर आप इस मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा नहीं कर सकते। आप इस फौज को जो 6 लाख है, 7 लाख है, आप 6 करोड़ कर दीजिए। जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा इस मुल्क में दहशतगर्दी, इस मुल्क में शिद्दत पसंदी खत्म नहीं हो सकती। और वो जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो नहीं हो सकता, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को यह खौफ लायक है कि अगर इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आया तो उनकी हुकूमत गिर जाएगी, और इमरान खान अगर अडयाला जेल में रहे तो APC नहीं हो सकती, पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो सकता। सो सारा जो स्टेक है वो इस गवर्नमेंट का इमरान खान के सर पर लगा हुआ। तो मेरे ख्याल में ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर इसका तो ये मतलब हुआ कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अपने सवाल पे सवाल नहीं है आपका भाई, कंसेंसस डेवलप करने में कामयाब होगी हुकूमत। क्योंकि अगर अदनान का पॉइंट देखा जाए तो एक वैलिड पॉइंट है कि जब तक ये तमाम सियासी जमातें एक टेबल पे बैठ के मुश्तरका तौर पर जब सिक्योरिटी के इन मसाइल से जो हम लोग इस वक्त हमें दरपेश हैं, इससे जब निपटने की कोशिश नहीं करेंगे फिर तो नाकाम ही हुए। देखिए हमरा, पहली बात ये कि मैं समझती हूँ कि जो पॉलिटिकल कंसेंसस की हद तक अदनान ने बात की वो 100% करेक्ट है। मैं भी उसको सपोर्ट करती हूँ और मेरी जमात भी उसको सपोर्ट करती है, फेडरल गवर्नमेंट भी उस बात को सपोर्ट करती है, प्रोविंशियल सपोर्ट करती हैं कि तमाम जमातों का एक होकर। कल मेरी, आपको याद होगा, मेरी साथ साहब से इस बात पे बहस हो गई कि इन चीज़ों के ऊपर सियासत मत करें, ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान के लोगों का मसला है, इस पे हमें एक होना चाहिए। लेकिन मज़े का खेज बात यह है कि अदनान ने कहा कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आता APC नहीं हो सकती। इसका मतलब ये खुलासा है PTI का और PTI के फ्यूचर का, कि इसका मतलब है कि ये 1 मैन आर्मी है।
जब नवाज शरीफ नहीं था तो नवाज शरीफ ऐसे कितने साल तक नवाज शरीफ नहीं था, नवाज शरीफ की बेटी ने उसकी जंग लड़ी, नवाज शरीफ के भाई ने उसकी जंग लड़ी, नवाज शरीफ के भतीजे ने उसकी जंग लड़ी। क्या इमरान खान के बगैर पार्टी नहीं चल सकती? ओ यार इमरान खुदा, खान- ना 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 मुझे बात इमरान खान का कद इतना बड़ा है कि इमरान खान की बेटी नहीं है पर पार्टी चल रही है, इमरान खान का भतीजा नहीं है पार्टी चल रही है, इमरान खान का भाई नहीं है पार्टी चल रही है, इमरान खान की बीवी नहीं है पार्टी चल रही है। तो इमरान खान का सियासी कद तो बहुत बड़ा आपने खुद कर दिया बीबी। पार्टी जैसे चल रही है, हम सबको पता है पार्टी जिस टूट फूट का शिकार है, और इन्होंने ये बात कन्फेस की कि इमरान खान बाहर नहीं आएगा तो एपी, इसका मतलब ये है कैसे होगी? कि ये पॉलिटिकल अदनान बात सुनने की हिम्मत अदनान जवाब ले रखें, लेते हैं। अदनान बात सुनने की हिम्मत रखें। अब मैं आपको बताऊं, बात ये है कि ये बात इस तरफ इशारा करती है कि पूरी पीटीआई में एक शख्स भी इस काबिल नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें की तो कोई एपीसी में शक नहीं नुमाइंदगी है करे। आमना, इसमें कोई शक नहीं कि जब तक इमरान खान नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फिर इमरान खान के बगैर कुछ तो भी नहीं। मैं भी यही कह रही हूँ ना कि पाकिस्तान यही तहरीक शायद इंसाफ के वजह है पास कि अंदरूनी एक भी इख्तिलाफात शख्स नहीं इस है उसके काबिल बाद नहीं में। है। पार्टी जैसे इन्होंने कहा पार्टी चल रही है, पार्टी जैसे चल रही है, जमाल हम की सबने तरफ आते देख हैं। लिया कि पार्टी कैसे चल ठीक रही है। और दूसरी बात, मेरा एक सवाल है, अगर अदनान इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहार, मैं तर्जुमान नहीं हूँ बीबी पार्टी क्या का। जिस तरह से ये लोग सियासत कर रहे हैं इस वाक़े पे, जब एक होने का वक्त था, जब पाकिस्तान के किसने लिए सियासत बड़े की? होने का नहीं, वक्त किसने था, सियासत की? जिस तरह से नहीं, तहरीक नहीं, इंसाफ नहीं, वाले ये सियासत इल्जाम कर रहे है पाकिस्तान हैं, तहरीक क्या ये इंसाफ पे। एपीसी का हिस्सा बनने को तैयार भी है या सिर्फ इमरान खान के जेल में होने को बहाना बनाकर चलिए, एपीसी अदनान, मैं से आपकी तरफ भागते आती हूँ, मुझे रहेंगे? जमाल की तरफ जाना है। जमाल, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जब बुलाया जाएगा, ऑब्वियसली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो दरपेश मसाइल है इस वक्त उनसे हम आसानी से निमट सकें इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है क्या आउटकम होने जा रहा है? किस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत, अगर अस्करी क़यादत को भी देखा जाए, किस तरह निपटेंगे इन मसाइल से? पार्टी का मौक़िफ़ लेने का, क्योंकि मैं खुद एक टेररिज्म का शिकार रहा हूँ और मुझे पता है कि जब एक घर से जनाजा उठता है तो उस घर पे क्या बीतता है। तो लिहाजा दरख्वास्त ये है कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम कम से कम इस जो टॉपिक है दहशतगर्दी का इसके ख़िलाफ़ एक यकजा हो जाएं, अपनी सियासत को एक साइड पे रखें। हमारी मुल्क जल रही है, एक चिंगारी जिसको हमने नज़रअंदाज करने की कोशिश की, आज पूरे उसने बलूचिस्तान को लपेट में लिया है, खुदा न खास्ता आगे जाके पूरे पाकिस्तान को वो लपेट में ले जाएगा। तो लिहाजा दरख्वास्त ये है कि दहशतगर्दों को दहशतगर्दों के जैसे ही ट्रीट करना होगा, और इसका पहला स्टेप ये है कि जब तक हमने ये फैसला नहीं किया कि बीएलए या उस जैसे जो तंजीम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं वो एक दहशतगर्द तंजीम है, तो उसके बाद ही सेकंड स्टेप होगा जो कि आपका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर आपका ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आएगा। सबसे पहले तो हम ये तो डिसाइड कर लें कि हम आया दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर हैं, क्या हम इनके खिलाफ एक ही विजन रखते हैं या क्या हम एक ही स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं। तो ये फैसला हमें करना पड़ेगा। फिर क्या लगता है आपको क्या होनी चाहिए, किस तरह से निपटा जा सकता है? देखें जी, स्ट्रेटेजी क्विक सोल्यूशन ये है कि हमारी फौज आज भी लड़ रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस आज भी लड़ रहे हैं, उनका काम भी ये है कि वो प्रोटेक्शन फराहम करें हमारे सिविलियंस को, हमारे लोकल्स को, लेकिन साथ साथ जो पॉलिटिकल बैकअप है वो भी लाजमी है, क्योंकि वो एक स्मार्ट कनेक्टेड में चला जाएगा। अगर हम कनेक्टेड पे सिर्फ फोकस करते हैं तो वो भी एक खुली तजाद है। हमें चाहिए कि एज अ पॉलिटिशियन हम अपना रोल पैदा करें, हम अपना रोल खुलकर सरेआम हम खेलें, ठीक है जी। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, उसमें लोगों को जो उसका रियासत से ट्रस्ट खत्म हुआ है, ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स पे हम काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट से पहले तो मेरे ख्याल में इनका कंसेंसस डेवलप होना इससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये सब एक टेबल पे आके बैठ जाएं। बिल्कुल वो जी, होता हुआ बिल्कुल, नजर आ रहा है बिल्कुल। आपको नियर फ्यूचर ये सिक्योरिटी के मसाइल से रिलेटेड? देखिए जी, जितने मैं अगर अपना एक्सपीरियंस का बताऊं, पिछले सेशन में हमारे नेशनल असेंबली के जितने भी स्पीचेस हुए, ख्वाह वो ट्रेजरी बेंचेस से हुए या वो अपोजिशन के बेंचेस से हुए, मैं समझता हूं कि एक कंफ्यूजन की हम लपेट में है कि ये वो है कि हम अभी तक समझते हैं कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है उसके जड़ तक हम पहुंचे हैं, लेकिन जो हमारी पल्स है, जो पब्लिक बलूचिस्तान की पब्लिक की पल्स है, वो ये है कि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ जो है शाखें काट रहे हैं, अभी तक जड़ों तक हम पहुंचे नहीं हैं। और जड़ें कहाँ हैं वो आपको पता है कि किस हमसाये मुल्क में जड़ें हैं और कौन ये करा रहा है। तो हमें कॉन्सेंसस इस पे बिल्ड करना होगा कि ये जो तंजीम है ये कोई हक की लड़ाई नहीं है, ये कोई हकूक की जदोजहद की लड़ाई नहीं है, ये एक फॉरेन फंडेड लश्कर है जिसके खिलाफ हम यकजा होंगे तभी बेहतर होगा जी। चलें ठीक है। अच्छा आमना, जो बात हम लोग कर रहे हैं अभी इसमें नेशनल एक्शन प्लान, पहला नेशनल एक्शन प्लान जो ओब्वियसली जिसका अदनान ने भी जिक्र किया वो हुआ, वो कहा है अब हमें सेकंड की तरफ जाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा?
देखिए नम्रा, बात ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये पाकिस्तान का मसला है इस वक्त, और ये बहुत अच्छी बात है। हमें यकजान होना पड़ेगा, सिर्फ सियासी पार्टीज़ को नहीं, हमें हमारे इदारों को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमें उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जंग वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह आज सुबह जो वाक़या हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मैंने कल भी कहा था कि इवन जो ट्रेन इंसिडेंट है वो इतना जो है दिल दहला देने वाला वाक़या था, इतना अफसोसनाक वाक़या था कि आप ये सोचें एक मिनट के लिए अगर हम में से हर शख्स जो टीवी पे बैठ के तनकीद कर रहा है या ट्विटर वॉरियर बना हुआ है, जो हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहा है, जो फ़ौज के ऊपर तनकीद कर रहा है, अगर 5 मिनट के लिए सोच ले कि उस वक्त जो कैदी थे उस बस ट्रेन के, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, तो शायद वो दोबारा ऐसी बात नहीं करेगा। सो नेशनल एक्शन प्लान का भी मकसद यही है कि हुकूमत संजीदगी के साथ एक प्लान बनाए। अब मैं कुछ बोलूँगी तो अदनान को बहुत बुरा लगेगा, नहीं मैं कुछ बोलूंगी तो अदनान को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पहले भी पाकिस्तान में ये वक्त आया था, पाकिस्तान ने बड़ा बुरा वक्त देखा है। बल्कि जमाल वुड एग्री विद मी, बलूचिस्तान में ऐसा वक्त था जब लोग दोपहर के बाद बाहर नहीं जाते थे। 5 साल हमने वो जंग लड़ी, हमने ऑपरेशंस किए, हमने लड़ाई लड़ी अपने अवाम में, अपने मुल्क में पीस वापस लेके आने की, रोशनियां वापस लेकर आने की। जब हमने वो लड़ाई लड़ी तो इनका कप्तान जो है वो आया और वो जाके वहां से तालिबान को उठा के कहता है कि हमें लाके पाकिस्तान में तालिबान को बचाता हूं। 2025 में आते हैं, 2025 में अगर आज हम नेशनल एक्शन नम्रा, आज जो कुछ हो रहा है, आज जो कुछ हो रहा है ये उसी का नतीजा है, उससे निपटना ये है इमरान खान के डिसीजन का नतीजा है कि हमारे साथ की तरफ जा रहे हैं अदनान। तो ये हुकूमत की नाअहली नहीं है, ये फेलियर तो नहीं हो गया हमारा एज अ स्टेट भी, कि हम लोगों को आज ये बैठ के डिसाइड करना पड़ा कि हमें क्या करना चाहिए फौरी तौर पे? शायद ऐसा बिल्कुल नो, एक सेकंड। अदनान ने जिस बात से शुरू किया था, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगी कि जब इस तरह का कोई वाकया होता है, ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि जी हम 6 साल पुराने प्लान को आज भी इंप्लीमेंट करें। हर चीज की सर्कमस्टांसेस होती हैं, चीजें चेंज होती हैं, टाइम चेंज होता है। वी नीड टू बी हैव हैंड्स ऑन प्लान फॉर इट ना। ये तो नहीं कर सकते हम कि जी 6 साल पहले जो प्लान बनाया था वही फॉलो करने लग जाए। देखिए, मैं ना आपके प्रोग्राम में परसों बैठा था और मैंने भरपूर अंदाज से इमरान खान को कसूरवार ठहराया था कि आप क्यों तालिबान को आपने वापस बुलाया। अभी जमाल को पता होगी ये बात, बीएलए ने जब ये ट्रेन वाला हादसा हुआ तो बीएलए ने कहा कि भाई हम 48 घंटे देंगे, हम आपका कोई बंदा नहीं इंजर करेंगे, ना यहाँ को वाक़या करेंगे, ना किसी कोई कैजुअलिटी होगी। 48 घंटों में हमारे बंदे छोड़ दीजिए तो हम ट्रेन से चले जाएंगे। जो हाई कमान है उसने बिना सोचे चंद ही मिनटों में उस ट्रेन तक ये वापस मैसेज पहुंचाया कि आपसे नेगोशिएट नहीं होगा, किसी भी तरह का नेगोशिएट नहीं होगा। तो ये हाई कमान की जानिब से एक क्लियर मैसेज था कि टेररिस्ट और दहशतगर्दों के साथ बातचीत नहीं होगी। मेरा मानना यह है कि दहशतगर्दों के साथ कभी बातचीत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपका लीडर तो हमेशा मुझे बोलने दो ना, मेरा कप्तान है तो मैं अपने कप्तान की बात रखूंगा। मैं को उस पे ईमान तो नहीं ले आया इमरान खान से कि इमरान खान वली हो गया, साहबी हो गया, कि उससे गलती नहीं। आपका ईमान तो हट गया उससे। नहीं, देखिए गलती होती है, इमरान खान से गलती हुई, पर इमरान खान से वो गलती ज्यादा उसका कसूरवार जनरल फैज था, डीजीआई जनरल फैज था, इमरान खान नहीं था। आर्मी चीफ जनरल बाजवा था। मरियम नवाज साहिबा हर जलसे में खड़े होकर कहती थी जनरल फैज और जनरल बाजवा। आज उनकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है ना। आप जिन्होंने उन दहशतगर्दों को बसाया उनको सजाए मौत दे दो। उसमें इमरान खान भी है, उसमें जनरल फैज भी है, उसमें जनरल बाजवा भी है। पर कहानी जो है वो जनरल बाजवा से शुरू होगी, इमरान खान तीसरे नंबर पर आता है बीबी। और बात हुई नेशनल एक्शन प्लान और पॉलिटिकल कंसेंसस की। नवाज शरीफ की तारीफ करो कि इमरान खान कंटेनर पे खड़े होकर नवाज शरीफ को गालियां देता था जब नवाज शरीफ उसी इमरान को अस्पताल में देखने और मिलने गया था। आप बहुत पीछे चली गई। उस नवाज शरीफ ने जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाला वाकया हुआ, इमरान खान साहब को बुलाया उन्होंने, इमरान खान साहब बैठे। आज शहबाज शरीफ साहब कोयटा जाते हैं और ट्रेन वाले से आने के बाद जब कोयटा पहुंचते तो उनको उनके दुखों का मदावा ही नहीं हो पा रहा। उनको इमरान खान याद आ रहा है और केपी की गवर्नमेंट याद आ रही है। नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ख्वाजा आसिफ साहब उन पे इल्जाम लगाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जी, वो सोशल मीडिया पे बैठ के फौज के और इस ऑपरेशन के खिलाफ बातें कर रहे हैं। जब आप ये इल्जाम लगाएंगी, एक तरफ नवाज शरीफ था और एक तरफ आज की हुकूमत है, वो नवाज शरीफ भी भाई आपका लीडर था, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। आज आपकी लीडरशिप खाइफ है इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि इमरान खान और पीटीआई को अगर मौका देंगे तो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, लूली लंगड़ी हुकूमत, वो गिर जाएगी। तो ये खौफ है। इस खौफ के होते हुए ना एपीसी हो सकती है, ना ही पॉलिटिकल कंसेंसस हो सकता है। और ये अलमिया है, ये दुख की बात है मेरे लिए और हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि दहशतगर्दी बढ़ती रहेगी और इस मुल्क में सियासी इत्तेहाद नहीं हो सकेगा।
इत्नान अगर एक मिनट मैं मुझे आपका एक जवाब चीज मैं शामिल इनको करती हूँ ब्रेक के बाद। एक मुझे बात तारीफ करनी की ना मैंने आपकी आज। अगर इमरान खान इतना मजबूत होता कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिरा सकता तो वो खुद गिरता हुआ ना जाता हुकूमत से, और शहबाज शरीफ की हुकूमत और पीडीएम की हुकूमत ना आती, वो अपनी कुर्सी बचा लेता अगर वो इतना मजबूत और इतना काबिल होता। इस मुल्क में कोई भी वजीर आजम ऐसा नहीं आया जिसके अपने अख्तियार में ये सब कुछ हो, कोई भी सियासी लीडर ऐसा नहीं आया। बहुत सी बयानात भी हैं, नाज़रीन, गलत हमारी घोड़े पे गुफ्तगू बैठ के जब कसूर है। एक ब्रेक शामिल करने लगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। जमाल, आपकी तरफ आऊंगी। अगर देखा जाए जाफर एक्सप्रेस एक बहुत बड़ा हादसा है, ऑब्वियसली उस पर हम सब बात कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो आज भी वाकयात हुए, एक तो मैंने जिक्र किया नोशकी वाले का, उसके अलावा भी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बेशुमार वाकयात हो रहे हैं। तो ये जो राइज है, क्या ये कोई क्लियर मैसेजिंग है कि पाकिस्तान की हुकूमत एक साल अल्लाह अल्लाह करके पूरा हो गया और हुकूमत कुछ स्मूथ फंक्शनिंग में आई थी, कुछ गवर्नेंस में बेहतरी देखने को, मईशत की बात करें तो एटलीस्ट कहीं पे पहिया चलना शुरू हुआ। ये क्या कोई मैसेजिंग है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए कि एक धमाके में 6 लोग शहीद होते हैं या एक धमाके में 100, वो दहशतगर्दी खिलाता है, ठीक है जी। और उसको उसी सीरियसनेस के साथ हमें टेकअप करनी होगी और उसी सीरियसनेस के साथ हमें टैकल करनी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गलत तासुब जाता है कि नोशके में आज अगर नौजवान शहीद हुए हैं और जाफर एक्सप्रेस में हॉस्टेजेस हुए हैं तो हमारे लिए सारे एक दहशतगर्दी के वाकयात हैं और उसको ठोस इकदाम उसके खिलाफ मैंने लेने ये कहा चाहिए। कि राइज देखने में आ रहा है उनमें, ऐसा नहीं है कि वो कम होते जा रहे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल, इसमें मैं ज़रूर इसमें कम्प्लीमेंट्री ज़रूर होगा कि बैड गवर्नेंस है। हमारे बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, बहुत सारे इश्यूज भी हैं जिनमें हेल्थ है, नौजवानों की एग्रेशन है, और ख़ास तौर पर अगर फेडरल की तरफ से अगर हमारे बलूचिस्तान को सीरियस नहीं लिया जाता तो ये कम्प्लीमेंट्री ज़रूर हैं। लेकिन इसका भी ये मतलब नहीं कि ये दहशतगर्दी के बायस हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने कहा कि हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा और ये हमें क्लियर करनी होगी कि ये दहशतगर्दी जो है ये एक हक का जंग नहीं है, ये एक साजिश है, ठीक है जी। जैसे कि जाफर एक्सप्रेस का जब वाकया हुआ, एक तरफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उधर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे और कुछ जो इंडिया पे की जो आपने मीडिया देखा उस पे पता नहीं क्या फुटेजेस चला रहे थे, ठीक है जी। और साथ साथ बिल्कुल, और साथ साथ उधर जो जितने भी भगोड़े नवाब और सरदार हैं बलूचिस्तान के, वो बीएलए के तर्जमान बन के वहां बैठे थे। तो ये एक जो है ये एक कोइंसिडेंस नहीं है जी, ये एक पैटर्न है जो हर वक्त आता आ रहा है, और जितने भी ये अटैक्स होते जा रहे हैं उनका उतना ही लेवल बढ़ता जा रहा है। तो हमें चाहिए कि इन अटैक्स को टैकल करने के लिए क्विक रिस्पॉन्स होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। ठीक है अदनान, ये क्विक रिस्पांस है या ताखीर है? जो बात कर रहे हैं जमाल कि ये तमाम तर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ एक क्विक रिस्पांस के साथ आना चाहिए। आपको लगता है कि ये ताखीर हो रही है कहीं पे? कोई नहीं देखें, मैं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वहां से ताखीर नहीं आ रही। अच्छा। वहां क्विक एक्शन होता है जो, क्योंकि मैं साउथ पंजाब के उस एज से हूँ जहाँ से बलूचिस्तान लगता है, तो हमारे जो पहाड़ों का एरिया है वो इस कदर अजीब व गरीब सा है कि वहाँ वॉक करना, वहाँ घूमना, किसी भी तरह का एक्शन करना, ऑपरेशन करना, वो इम्पॉसिबल काम होता है। उस बोलान के पहाड़ों में जहाँ जिस तरह ट्रेन को रोका गया, फिर जिस तरह जैकेट्स खुद भी पहनी उन दहशतगर्दों ने और हॉस्टेजेस को भी पहनाई, बारूद लगाए गए, उस सारे सिनेरियो में जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, दुनिया भर में कहीं ऐसा ऑपरेशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो सिर्फ फिल्मों में हो सकता है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस, वो बलूचिस्तान में हो, वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, वो LOC पे हो, वो सियाचिन में हो, वो हमेशा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती हैं। और दुनिया भर में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारों के ऑपरेशंस हैं वो पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कोट किए जाते हैं। उस पर तो मतलब हमारे लिए प्राउड की बात है। बट सवाल आता है कि सारा काम उस फौजी का नहीं है, उस FC एहलकार का नहीं है जो बंदूक पकड़ के खड़ा है। भाई एक बंदा जैकेट पहन के अचानक आ जाता है, वो दुनिया में कोई भी आर्मी खड़ी कर दो तो वो क्या रिस्पांस करेगी? यही रिस्पांस है कि आपने उनको न्यूट्रलाइज कैसे करना है। और जिस तरह न्यूट्रलाइज करती है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे, वो स्पीड और वो जो उनका तरीकाकार है वो दुनिया में नंबर 1 है। सवाल ये उठता है कि यार इस मुल्क का जो सियासी तबका है उनका आपस में इकट्ठ कब होगा? ये एक नेशनल, जब इमरान खान की मैं खत्म होगी। नहीं, इमरान खान की मैं नहीं है इस पे। इमरान खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत गिरा दी थी, लेकिन
APS का वाकया हुआ, वो आके बैठ गया, उसने अपनी 124-25 दिन की मेहनत जाया कर दी, तो उसको कौम का दर्द था। ऑप्शन नहीं थी, प्लीज गलत बयान ही ना करे। क्या नहीं, इमरान खान के पास ऑप्शन थी, इमरान खान चाहता तो कंटेनर पे रह सकता था और नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं रहते। क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इमरान खान का फेस सेविंग फार्मूला था वो उस वक्त, वैसे भी उनके धरने से कुछ नहीं हो रहा था, ये तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ना करे अस्तगफिरुल्लाह, कभी कोई ऐसा मौका हो, अल्लाह की तरफ से एक ऐसा वाकया हो गया जिसको इमरान खान ने अपनी जाती फेस सेविंग के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान अगर एक होना चाहते और इमरान खान के दिल में पाकिस्तान का इतना दर्द होता तो जिन मुज़ाकरात की भीख मांग रहे थे पिछले 10-11 महीनों से, उन मुज़ाकरात से ऐसे दुम दबा के ना भागते। उनमें मुज़ाकरात में भी यही बात थी ना, उन्होंने कभी पाकिस्तान का सोचा नहीं, और उनका जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये फॉर्मूला बन जाए कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है। देखें, ना नवाज शरीफ ने ये बात की, ना आसिफ अली जरदारी ने बात की, ना बिलावल भुट्टो ने बात की, ना मरियम नवाज ने ये बात की। ये बात सिर्फ इमरान खान ने की कि इमरान खान है तो पाकिस्तान। मैं जो फैक्ट्स हैं मैं उसको रिपोर्ट कर रहा हूं। चले ठीक है। अच्छा आमना, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ पीपल्स पार्टी का जो एक और मसला सिंध से मुतालिक जो पानी का मसला है, वो अब संगीन तर होता चला जा रहा है। सिंध काउंसिल के इजलास में आज भी बड़ा सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार किया गया हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत को खबरदार किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से कि अगर इस मामले से हुकूमत नहीं निमटती है तो एक संगीन बहरान पैदा हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी का ये बहरान पैदा होगा। सो ये जो हुकूमत की तरफ से एक तो पहले अगर देखा जाए पानी की शदीद किल्लत है सिंध में, फिर ये नए कैनल बनाने का जो एक फैसला है, इसकी थोड़ा बैकग्राउंड बताएं कि ज़रूरत क्या है, बुनियाद क्या है? देखिए नहीं नमरा, आई थिंक कि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसकी तर्जुमानी जमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जहाँ तक हुकूमत का मौक़िफ़ है, हुकूमत ने ये बात बड़ी क्लियरली की है, एहसन इकबाल साहब भी इस बात में बात कर चुके हैं, और कल जो है मुलाकात हुई स्पीकर पंजाब असेंबली और गवर्नर पंजाब की भी यही पीपल्स पार्टी के इशू के ऊपर, उनके दोनों जो PMLN और पीपल्स पार्टी का वफ्द था उनकी मुलाकात हुई। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी उसमें मौजूद थे, और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग जो हैं इधर के हमारे जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी मौजूद थे। तो उस मुलाकात में भी यही बात डिस्कस की गई, और पहले भी हुकूमत अपना मौक़िफ़ दे चुकी है कि हम हर तरह से पीपल्स पार्टी को सपोर्ट भी करेंगे, और जो जिस तरह से कंसेंसस डेवलप हो सकता है हम कंसेंसस डेवलप करके आगे चलेंगे। किस चीज़ की? कैनाल बनाने की जरूरत नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि पीपल्स पार्टी, देखिए ये पीपल्स पार्टी की डिमांड है ना, ये पीपल्स पार्टी की डिमांड है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो जवाल बेहतर तरीके से दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है ना कि पीपल्स पार्टी का डिमांड नहीं है कि वो कनाल बनाए, हमारा हम कह रहे हैं कि कनाल बनने नहीं देंगे, जी वो नहीं बनने देंगे ना, मैं यही कह रही हूँ कि वो नहीं बनने देंगे। तो ये उनसे आप पूछे कि वो क्यों ये हमारी डिमांड नहीं है, क्यों चाह रहे हैं? ओह अच्छा, I'm so sorry, I misunderstood your question। देखिए नमरा, बात ये है कि एक अगर ये कहते हैं कि जी सिंध का इशू है, ये कहते हैं बलूचिस्तान का इशू है, ये कहते हैं KPK का इशू है, तो ये इशू पानी का जो मसला है ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। अगर ये अपनी ज़ाती मफाद के लिए, अपनी हुकूमत को चमकाने के लिए, अपने सिंध पे काबिज रहने के लिए सिर्फ उस कनाल की मुखालफत करें, उस कनाल से पानी बहुत जगहों को जाना है। उस कनाल की ज़रूरत ये है कि जो लोगों को पानी की फरामी नहीं है उनको पानी हमने फराहम करना है, उससे और बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे पानी जाना है। ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, सिर्फ आके ये सिंध कार्ड प्ले करने के लिए अगर ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। का जवाब लेते हैं फिर मेरा कोई जवाब नहीं, ब्रेक। अच्छा नहीं जमाल आप बताएं, वो तो आमना ने बता दी कि वो क्यों बनाना चाहते हैं। हमारा जो देखिए जमाल, एक सेकंड मैं इस पे ऐड करता चाहूँ, ये जो नहरें हैं ना, ये नून लीग बनाना चाहती है ना ये पीपल्स पार्टी बनाना चाहती है। ये जो जिन्होंने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को अवाम के वोटों ने वजीर आजम बनाया, उस अवाम के वोटों से अगर वजीर आजम बना होता तो बीबी शहबाज शरीफ नहीं नवाज शरीफ वजीर आजम होता। ये किसी और के वोटों से बना है, तभी नवाज शरीफ। सवाल का जवाब ले लेना। ये नहरें वो बनाना चाहते हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया। अब उस पर भी एक मिस कैलकुलेशन है, वो सिंध का पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो क्योंकि चोलिस्तान और थर की जमीन है, तो उसमें जो रावी और ब्यास का पानी आता है जिसका सिंध और सिंध से लिंक्ड जो कैनाल्स हैं उनमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने यही कहा ना, ये सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं। जब आप हम ये ना कहें आप उनकी वजह से आपकी हुकूमत है, तो अगर जमाल कहे कि मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देता हूं शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ वजीर आजम ही नहीं रहेगा। शहबाज शरीफ अगर आज वजीर आजम है तो जमाल के वोट की मरूम में नहीं, हम जमाल को मना लेंगे, हम जमाल को मना लेंगे। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है या कोई बुनियादी मसला है आवाम का? जी हमारा जो ना प्ले करें, आवाम के मसले के ऊपर सिंध कार्ड ना प्ले करें। ठीक है, आप लोग सिंध कार्ड प्ले करें। हमारा जो मौक़िफ़ रहा है पीपल्स पार्टी का, वो हमारे सदर ने, जो कि एक हाईएस्ट प्लेटफॉर्म था जॉइंट सेटिंग के दौरान, जिधर आपके सारे पार्लियामेंटेरियंस, आपके सारे सेनेटर्स, आपके एम्बेसडर, जितने भी आपके डेलीगेशंस हैं वो मौजूद थे। उन्होंने क्लियर कर दी कि अगर ये जो कैनाल्स बन रहे हैं
हम इसके पहले तो खिलाफ हैं, ठीक है जी, और हम इसमें ना ही, क्योंकि ये जो कनाल्स बन रहे हैं सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, ये पूरे बलुचिस्तान सिंध को भी अफेक्ट करेंगे, और लिहाजा जितने भी हमारी पानी के इश्यूज हैं हम एक कतरा तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जमाल, सिंध का पानी कोई ले जाए या पानी का बलुचिस्तान मसला कोई ले माजरत जाए, के ठीक है साथ आपको जी? हम इंटरप्ट ये कोई सिंध कार्ड हम प्ले नहीं कर रहे, ये कोई वो नहीं कर रहे। देखिए जी, हमारी जो एक कोalition गवर्नमेंट होती है उसमें हम कंडीशंस के साथ चलते हैं, और पीपल्स पार्टी का ये मजबूरी नहीं कि हमें नून लीग के साथ चलना है। हम अगर आज हमारे जो कंडीशंस हैं, हमारे शर्त शराइत अगर आज की हुकूमत नहीं मानती तो फिर हम अपना जो लाए अमल है वो भी तय कर सकते हैं। हमारी मजबूरी तो नहीं है कि भाई हम नून के साथ हुकूमत जमाल, बना लें। अगर आपको पानी के मामले पर इतना ही एतराज है, आप लोग इस हुकूमत का हिस्सा हैं, कई सालों से आप लोग इकट्ठे भी चल रहे हैं, तो आप लोग फिर इस मामले को हल क्यों नहीं करवा पाए पहले? देखिए जी, अपनी जो हुकूमत हमारी में क्यों नहीं लीडरशिप आप बैठी है, हमारी लीडरशिप बैठी है, हमारी कुछ कंडीशंस थे। हमने कहा कि जो भी मेजर फैसला होगा बलुचिस्तान के हवाले से, सिंध के पानी के हवाले से, उस पे हमें ऑन बोर्ड होना चाहिए हुकूमत के साथ। तो पहले तक अगर क्यों वो नहीं आए आप हमें इस तरफ ऑब्स्टिकल हमें वो समझते हैं कि हमारी इनपुट उनके लिए फायदेमंद नहीं है, तो फिर हम अपना शायद आगे का लाएमल तय कर सकते हैं। जमाल, वो बिल्कुल हमारी ऐसा लीडरशिप नहीं तय है कर कि लेगी। हम बिल्कुल ऐसे नहीं समझते कि आपका इनपुट जो है या पीपल्स पार्टी का इनपुट जो है वो वैल्यूबल नहीं है। ये बात बारहा हुकूमत कह चुकी है कि हम अपने तमाम इत्तेहादियों को, हत्ता कि ऑपोजिशन को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर अगर हम सियासत करेंगे, पानी एक बुनियादी हक है ज़िंदगी का, बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदगी की, जिसके बगैर हमारे कितने गाँव, कितने देहात ऐसे हैं जिनकी फसलें तबाह हो रही हैं, जिनकी डेली लाइफ तबाह हो रही है। अगर उसका एक हल निकाला जा रहा है तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, और मैं हर पार्टी से ये कहूँगी कि उसके ऊपर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कंसर्न्स हैं उनको बैठ के डिस्कस करना चाहिए और कंसेंसस डेवलप सर करना ये होना है कि इसके ऊपर एक जरदारी एक्ट साहब भी है की और मेरे ख्याल से, ताकतवर जो इसरा एक्ट है। लड़ाई, अगर वाकई जी, जरदारी इरसा साहब का भी आज ने जिक्र हुआ, उस दिन इरसा का भी तकरीर जिक्र में हुआ जो बात कही कि है उसमें वो नहीं, वो उन्होंने- नहीं होगी, वो उन्होंने लड़ाई दिल से- नहीं होगी। अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे ना हो, फिर नहरें बनेंगी अगर अच्छा, लड़ाई नहीं इरसा होगी। में भी जो है डिमांड की गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान को रखा जाए। सो ये भी हुकूमत से एक और डिमांड है पीपल्स पार्टी की तरफ से। देखते हैं कि बिल्कुल, क्या होता है, बिल्कुल, देखते हैं कि क्या करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इसको लेके ये मामला जो है संजीदा है, इसको जाहिर है हुकूमत देखेगी। शामिल करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी सियासत में मौलाना फजलुर रहमान की एक बार फिर से एंट्री हुई, लेकिन इस बार उन्होंने नवाज शरीफ का जिक्र किया। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ मौजूदा सूरत हाल में इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। देखते हैं कि वो क्या किरदार है। अदनान, आपकी तरफ आऊँगी, आपको क्या लग रहा है, क्या मौजूदा सियासी सूरत हाल में अहम किरदार नवाज शरीफ साहब का हो सकता है, जो बिल्कुल ऑफ द स्क्रीन है? देखें, दो ही बड़े सियासी प्लेयर हैं, दो बड़े सियासी प्लेयर हैं पाकिस्तान में। एक नवाज शरीफ है और एक इमरान खान है, और अनफॉर्चुनेटली दोनों ही सियासत से माइनस हैं। इमरान खान अडयाला जेल में हैं और नवाज शरीफ हुकूमत से बाहर हैं, वो कहीं भी नहीं है, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। तो दोनों को बाहर, यही वजह है कि इस मुल्क में जमहूरी और पॉलिटिकल प्रोसेस वीक हो गया है। वो जो पॉलिटिकल स्पेस अब सियासतदानों के पास नहीं रही, उसकी बड़ी वजह इन दोनों का सियासी एक्टिव सियासत से बाहर हो जाना है। अब आ जाए मौलाना फजलुर रहमान साहब पे। देखिए, बार बार ये कहा जाता है कि मौलाना साहब अपनी एक्टिव सियासत करेंगे, तो ये होता दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है कि शायद मौलाना साहब पिछले 2 इलेक्शंस में अपनी इलेक्शन कैंपेन ठीक से नहीं कर पाए, और जो पिछले दिनों मौलाना हामिदुल हक पे जो अटैक हुआ है, उसके बाद जेयूआई का बाहर निकल कर जलसे जुलूस करना और एक्टिव सियासत करना उसके बाद भी उनके मुश्किल हो रहनुमा जाएगा। वो देखें, वो लोग कहते हैं कि जी वो दाइश ने क्योंकि क्लेम नहीं किया तो वो दैट्स नॉट दाइश अटैक। अब जो मैं समझता हूँ और जितना मेरा इंटरेक्शन है दाइश के साथ, तो हर बंदा जो समझता है, इवन जमाल बहुत अच्छा टेररिज्म को समझते हैं, तो वो अटैक और उसका कंडक्ट बताता है कि वो कहाँ से आया अटैक, और वो क्लियर मैसेज है ख़ास तौर पे जेयूआई और बाकी लोगों के लिए। तो मौलाना साहब के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि वो सड़कों पे निकलें और ये कह देना, ये मैंने आपके शो में पहले भी कहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पे निकलेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अच्छा। मौलाना पार्लियामान के अंदर तो उनके साथ हो सकते हैं, सड़कों पे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन जमाल, ईद के बाद जो तहरीक चलाने की बात करें मौलाना, क्या वो फिर आपको लगता है, अगर अदनान के पॉइंट को कंसिडर किया जाए, कि वो अकेले ही सामने आएंगे, या फिर कोई थ्रेट हो सकता है हुकूमत के लिए? आपकी जो इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, दीगर जमातें हो गई, ईद के बाद किस किस्म की तहरीक देख रहे हैं आप? देखिए जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा कमेंट करूंगा, नाम बड़े भाई है मेरे, उन्होंने कहा कि 2 सियासी फिगर्स हैं, एक इमरान खान है और नवाज शरीफ, बट ये भी एक फैक्ट है कि आप जरदारी साहब जिसने सबको यकजा करके बिठाया और जो हुकूमत चला रहे हैं, जरदारी साहब पे तो आज कमेंट भी किया उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते। वो एक
सियासी पॉलिटिकल एक फिगर हैं पाकिस्तान के, लेकिन जहाँ तक बात है ईद की बात, मुझे नहीं लगता कि मैं अदनान भाई के से मुत्तफिक हूँ कि ज़रूर पार्लियामेंट में मौलाना साहब उनका साथ ज़रूर देंगे, लेकिन मुझे भी ऐसे नहीं लगता कि जो है वो स्ट्रीट्स पावर दिखाएंगे पीटीआई के साथ, और मेरे ख्याल से अगर दिखाएंगे भी तो ये इतना बड़ा थ्रेट नहीं होगा जितना हम इसको जो एग्जैजरेट कर रहे हैं। जी अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल सकते हैं? माजरत के साथ मैंने मिस कर दिया शायद आपका पॉइंट। जी आपने क्या कहा? आपको क्या लगता है कि मैंने ये कहा कि मिल के सामने आ जो सकती है जैसे जवाब? अदनान भाई ने कहा कि जेयूआई पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बेशक बैठ सकता है, लेकिन स्ट्रीट में वो उनके साथ नहीं बैठेगा, जलसों में नहीं बैठेगा, और अगर बिलफर्ज बैठता भी है, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत के लिए इतना कोई वो threat नहीं साबित है। नहीं होगा जितना हम इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा आमना, आज उन्होंने जब बात की मौलाना फजलुर रहमान ने, तो उन्होंने कहा कि बयानबाजी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुमकिना इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस लेना चाहिए। सो क्या हम इसको कोई सिग्नल कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब हाथ बढ़ा रहे हैं? क्योंकि मौलाना की पोजीशन, अदनान, हम ये डिस्कशन कर ही रहे हैं तो वो क्लियर नहीं हो पाती, कभी वो बयान बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है। आज जैसे इस बात से शायद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो इशारा कर रहे हैं कि हो सकती है बात। नम्रा, आपने जब इस सेगमेंट का आगाज़ किया तो आपने कहा कि एक बार फिर मौलाना की पाकिस्तानी सियासत में एंट्री हुई। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के जुमले और इस तरह की स्टेटमेंट्स के लिए मौलाना जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है और सियासत में तो यकीनन एक शेल्फ लाइफ होती है। मौलाना सीनियर सियासतदान हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं अपनी इज़्ज़त की वजह से, अपनी स्ट्रगल्स की वजह से, लेकिन ये फैक्ट है कि मौलाना की शेल्फ लाइफ अब ख़त्म हो चुकी है। और इस तरह के बयानात दे के मुझे नहीं लगता, देखें दो चीज़ें, एक तो पहली बात ये कि इस लिहाज से भी ये चीज़ क्या इस तरह से, उर्दू में बताएंगे इसका मतलब क्या है जो आप कह रही हैं? शेल्फ लाइफ मतलब क्या? मौलाना का सियासी जो स्ट्रगल्स थी उनका एक टाइम था, मौलाना का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। अब देखें, मौलाना एक आप बहुत मौलाना के बड़ा- बगैर 26वीं आईनी तरमीम नहीं कर सके आमना शेख इसी साहिबा। पे मैं आने लगी हूँ, इसी पे मैं आने लगी हूँ। बताएं। मौलाना अगर 26वीं आईनी तरमीम में वोट देकर आज पीटीआई के साथ खड़े हैं तो वो दर बदर हैं, कभी वो उधर हैं कभी वो उधर हैं, क्योंकि वो जो उस वक्त जो मौलाना का एक वक्त का मौलाना फजलुर रहमान ये था जो हर हुकूमत का हिस्सा था, जो हर हुकूमत का आज भी वो उतना ही है। उनको अंडरमाइन किस तरह का- मेरे ख्याल और में कर सेकेंडली नहीं सकते। आपने बयानबाजी का उनका कमेंट किया, आपने कहा जी मौलाना ने ये कहा है कि मेरे खिलाफ कोई बयानबाजी करता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस लेना चाहिए। यानी कि इतनी सच्ची कोई बड़ी बात ये, नहीं कभी शायद। कभार अगर मैं इस वक्त पार्टी के नज़रिए से बाला तर होके एक सियासत के स्टूडेंट के तौर पे देखूं तो कभी कभार अफसोस भी होता है, कभी कभार बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इस तरह के कमेंट से कि मौलाना फजलुर रहमान जैसा फिगर जिसको समझा जाता था कि पीडीएम को भी इकट्ठा करने वाला, वो पाकिस्तानी सियासत को चलाने वाला, वो बहुत सारी चीज़ें, अगर उस सियासतदान के ऊपर आज इतना बुरा वक्त आ गया कि वो ये तो कहता है उसका कि बुरा वक्त नहीं है। मेरे ऊपर कुछ मेरे ऊपर बयानबाजी करने का नोटिस जो है वो पीटीआई ले, आप शायद भूल गई, मैं नहीं भूली। पिछले हफ्ते इसी शो के टेबल पे बैठ के आपने ये बयान बताया था कि शिबली फराज ने कहा है कि 3 सीटों वाली जमात जो है अब हम उनकी फिक्र करने लगे, तो वो तो खुद इनके बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, वो कैसे किसी बयानबाजी का वो लेंगे? जवाब आया ना, तो मैं वो नो बट दैट्स व्हाट आई एम उसके grounds पे हम decide कि नहीं करेंगे कि मौलाना what इस वक्त are we going to मौलाना do? इस वक्त मैं ये समझती हूँ, बल्कि मैं आपके शो के तवसत से ये कहना भी चाहती हूँ कि मौलाना को चाहिए कि वो स्टेबिलिटी के साथ हुकूमत का साथ दें, पाकिस्तान की आवाम का साथ दें, स्टेबिलिटी का साथ दें, क्योंकि हम सब एक होंगे। मौलाना का बड़ा मौलाना का बड़ा रिजेक्ट कर दिया आपने, तो मिन्नत की मौलाना की, मौलाना ने रिजेक्ट कर दिया आपको और मौलाना खड़े हो गए। हमें मिन्नतों की जरूरत नहीं है, आप भूल गए। आपको पता है इस वक्त भी पाकिस्तान में अगर किसी के पास बड़ी स्टेट पावर है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। और वो वाहिद जमात है जो 2018 के इलेक्शन में बगैर कैंपेन के इलेक्शन लड़ी। पूछ लीजिए ना, जमाल बैठे हैं बलूचिस्तान में, मौलाना का एक भी बंदा कैंपेन पे निकला हो, भले वो बलूचिस्तान हो या भले वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो 2024 का इलेक्शन लड़ी बिना कैंपेन के। एक जमात को 2 इलेक्शंस मुसलसल आप कैंपेन ही नहीं करने दे रहे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज ही नहीं करने दे रहे, और वो जमात फिर एग्जिस्ट करती है अपने आप को। इस चीज को पहले एक्सेप्ट किया कि मौलाना की पावर से कोई नहीं है, लेकिन मौलाना को ये चाहिए कि वो इस वक्त इन चीजों के ऊपर सियासत ना करें। आप मशवरे दिया करें शहबाज शरीफ साहब को कि शहबाज शरीफ साहब को क्या शहबाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ कर रहे हैं जो पाकिस्तान को पिछले 5 साल से चाहिए। एक मिनट, पाकिस्तान की 77-78 साल तारीख में शहबाज शरीफ साहब इस कदर खुशकिस्मत तरीन वजीर आजम है कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ रहा और वो पाकिस्तान के वजीर आजम है, और वो इस कदर महफूज वजीर आजम है,
इस कदर महफूज वजीर आजम है कि पाकिस्तान की तारीख में, नमरा और आमना शेख लिख लो ये बातें, पाकिस्तान की तारीख में कोई भी वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं कर सका। शहबाज शरीफ में वो सारे गुण, सारी एबिलिटीज पाई जाती हैं कि ये 5 साल पूरे कर सकते हैं, और जिंदा रहे तो ये अगले 50 5 साल भी पूरे तो करेंगे 50 इंशाल्लाह। नहीं, 50 साल पूरे कर सकते हैं, क्योंकि इस धरती में कोई किसी माँ ने ऐसा पुत्र नहीं जमा जिसमें इतनी क्वालिटीज हो, हर एक को राजी करने की, हर एक की बात मानने की, और इतना हर माँ दुआ करती है कि शहबाज शरीफ चले, मेरे पास 30 सेकंड्स है, मेरे पास फरमा बरदार जैसा मेरा बच्चा, हर माँ ये दुआ करती है। नमरा, ये वो नेगेटिविटी है जिसकी मैं हमेशा बात कर रही हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से पाकिस्तान को की तरफ जाने के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।